हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एचसीएस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट कुंडलवन कश्मीर। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका हु इज फ्रॉम मौर्यन डायनेस्टी। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज सेकंड काउंसिल वाज हेल्ड एट राजगृह इन 383 बीसी। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स। पहले तो आप मुझे बताइए कि टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल कितनी हुई हैं। टोटल 6 हुई हैं जिसमें से 4 इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट 4 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है 1 एंड 2, बी इज द राइट आंसर। थर्ड रॉन्ग क्यों है, क्योंकि जो सेकंड काउंसिल है वो राजगृह में नहीं हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। ओके, अब इन जो 4 काउंसिल्स हुई हैं उनके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 400 बीसी में हुई थी। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी सतपानी केव्स, राजगृह में। राजगृह में ये हुई थी। और किसकी पैट्रोनेज में हुई थी, किंग अजात शत्रु की पैट्रोनेज में हुई थी। और जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे प्रिसाइड किया गया था मॉन्क महाकश्यप के द्वारा। ओके, तो इन 3 चीजों पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे ये हुई थी, किसने पैट्रोनेज किया था, किसने प्रिसाइड किया था। तो आपको पता चल गया है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 400 बीसी में हुई थी, राजगृह में हुई थी, पैट्रोनेज किया गया था किंग अजातशत्रु के द्वारा, प्रिसाइड किया गया था मॉन्क महाकश्यप के द्वारा। नेक्स्ट है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 383 बीसी में। ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी वैशाली में। और इसे पैट्रोनेज किया गया था काल अशोक के द्वारा। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया गया था साबा कामी के द्वारा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी 250 बीसी में। 250 बीसी कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्रा में। फर्स्ट हमने देखी राजगृह में, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्रा में। ओके, मगध एम्पायर की पाटलिपुत्रा में ये हुई थी। और किसकी पैट्रोनेज में हुई थी, एम्परर अशोका की पैट्रोनेज में हुई थी। और जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे प्रिसाइड किया गया था मोगली पुटा तीसा के द्वारा। ओके, और अशोका ने जो है सेवरल ग्रुप्स जो है भेजे थे डिफरेंट कंट्री में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए इस काउंसिल के बाद। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट काउंसिल हो जाती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट में हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है ये हुई थी 72 एडी में। ओके, और कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी कश्मीर में। और किसकी पैट्रोनेज में हुई थी, एम्परर कनिष्क की पैट्रोनेज में ये हुई थी। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है इसे प्रिसाइड किया गया था वासुमित्रा और अश्वघोष के द्वारा। और हिनयान महायान सेक्ट जो है बुद्धिज्म के वो डाइवर्ज हुए थे इस काउंसिल के बाद। तो ये पॉइंट जो है इस काउंसिल का काफी इंपॉर्टेंट है, हिनयान और महायान सेक्ट का। ओके, अब हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जो फर्स्ट काउंसिल है ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी राजगृह में। सेकंड कहाँ पे हुई थी, सेकंड हुई थी वैशाली में। थर्ड हुई थी पाटलिपुत्रा में। और फोर्थ हुई थी कश्मीर में। ओके, फर्स्ट जो है वो किसने पैट्रोनेज की थी, अजात शत्रु ने। और सेकंड जो है वो कालाशोक ने। पाटलिपुत्रा में जो हुई थी थर्ड ये की थी अशोका ने। और फोर्थ जो है वो कनिष्का ने। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who among the following was the first foreign conqueror who led an expedition and penetrated well into India? Options are Cyrus, Darius first, Xerxes or none of them. So the right answer is first foreigner जिन्होंने conquer किया था और expedition और penetration किया था इंडिया में वो थे साइरस। A is the right answer. डिटेल में हम बात कर लेते हैं। साइरस जो है वो फर्स्ट फॉरेन कॉन्करर थे हु लेड एन एक्सपेडिशन एंड पेनिट्रेटेड वेल इनटू इंडिया। इन्होंने अपना फर्स्ट इन्वेजन जो है वो किया था 535 बीसीई में। ओके, और ये जो है फाउंडर थे एक्मेनिड एम्पायर के। ओके,
साइरस ने जो है अनेक्स किया था रीजन वेस्ट ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर के जो वेस्ट में रीजन था उसे जो है अनेक्स किया गया था साइरस के द्वारा। ये फॉर्म करता था ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर। क्या क्या कौन सा बॉर्डर? ईस्टर्न बॉर्डर। क्या कौन? इंडस रिवर। ओके। इनकी डेथ के बाद जो डायरस थे, डायरस द ग्रेट, इन्होंने एस्टेब्लिश की अपनी डायनेस्टी और इन्होंने रिकनकर किया फॉर्मर प्रोविंसेस को और एक्सपेंड किया फर्दर अपने एम्पायर को। अराउंड 518 बीसी में जो डायरस है उन्होंने हिमालय को क्रॉस किया और एंटर हुए वो इंडिया में एंड इनिशिएट किया सेकंड पीरियड ऑफ कॉन्क्वेस्ट बाय एनेक्सिंग रीजन अप टू झेलम रिवर इन पंजाब। साइरस ने कहाँ तक किया था? इंडस रिवर तक। डायरस ने झेलम रिवर तक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, who among the following was called an ill-starred idealist by Ibn Battuta? इब्न बतूता के द्वारा किसे जो है इल स्टार्ड आइडियलिस्ट बोला गया है? ऑप्शंस आर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इल स्टार्ड आइडियलिस्ट बोला गया था इब्न बतूता के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने काफी स्टेप लिए जो गलत साबित हुए, इसी वजह से इनको जो है बोला गया है इल स्टार्ड आइडियलिस्ट। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, इन्होंने टोकन करेंसी जो है लॉन्च की थी, टोकन करेंसी। ये भी बहुत बड़ा फेलियर रहा। उसके बाद इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करने की बात की धर्माबाद में, दिल्ली से धर्माबाद, तो ये भी जो है एक डिजास्टर रहा, दिल्ली से दौलताबाद। ओके उन्होंने जो है इस तरीके से इन्होंने कुछ स्टेप लिए जो काफी जो है नुकसान वाले रहे इनके लिए। इन्होंने ह्यूज आर्मी बनाई, ह्यूज आर्मी जिसकी मेंटेनेंस के लिए इन्होंने टैक्सेशन बढ़ाया। टैक्सेशन के बर्डन से जो है जो फार्मर है उन्होंने खेती छोड़ दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? स्टारवेशन और फूड की कमी जो है हो गई, स्कार्सिटी ऑफ फूड। ओके, स्टारवेशन एंड फूड स्कार्सिटी। इस तरह इन्होंने कुछ स्टेप लिए जो फेल रहे, इसीलिए इनको जो है इल स्टार्ड आइडियलिस्ट बोला गया है इब्न बतूता के द्वारा। और कई हिस्टोरियन मानते हैं दैट ही इज फार अहेड ऑफ हिज टाइम, इसीलिए इनके जो स्टेप थे वो समझ नहीं पाए लोग और ये काफी फेलियर रहे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फिल्म अवार्ड वो स्टार्टेड इन, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो कब स्टार्ट हुए थे? ऑप्शंस आर 1973, 1954, 1952 और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज जो नेशनल फिल्म अवार्ड है ये स्टार्ट हुए थे 1954 में। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये एनुअल अवार्ड होते हैं, मीन्स ईयरली बेसिस पे ये दिए जाते हैं। ये स्टार्ट किए गए थे 1954 में और ये अवार्ड जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं बाय डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया हु इज वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपाउंडर ऑफ मेकिंग गजल्स? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आपको बताया था, तो पता होना चाहिए आप सभी को आंसर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शंस आर अमीर खुशराव, जगजीत सिंह, अनूप जलोटा और राकेश पंडित। तो द राइट आंसर इज अमीर खुशराव इज द राइट आंसर। जो गजल्स जो होती हैं वो इजी नहीं होती हैं, इनके लिए लॉट ऑफ प्रैक्टिस और लॉट ऑफ ट्रेनिंग और नॉलेज चाहिए होता है। और जो फर्स्ट एक्सपाउंडर थे गजल के इंडिया में वो थे अमीर खुशराव। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, which one among the following city is called the zero mile center of India? जीरो माइल सेंटर ऑफ इंडिया जो है वो किस सिटी को बोला जाता है? ऑप्शंस आर कानपुर, इलाहाबाद, नागपुर और न्यू दिल्ली। सो द राइट आंसर इज ये बोला जाता है नागपुर को। सी इज द राइट आंसर। नागपुर जो है वो प्रिसाइजली ज्योग्राफिकल सेंटर है पॉइंट ऑफ इंडिया में एंड जीरो माइल मार्कर जो है यहाँ पे लोकेटेड है। जो डिस्टेंस है वेरियस मेजर सिटीज के वो मेजर किए जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे पिलर इरेक्टेड है जिसे जीरो माइल साइड भी बोला जाता है और इसीलिए नागपुर को जीरो माइल सेंटर बोला जाता है। ओके, इसलिए क्योंकि माना जाता है कि ज्योग्राफिकल सेंटर है पॉइंट ऑफ इंडिया का। Now move to the next question. Next question is, which one of the following lake in India has the highest water salinity? Highest water salinity इनमें से कौन सी लेक का है? Options are डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक और सांभर लेक। So the right answer is सांभर लेक। सांभर लेक कहाँ पे आती है? ये आती है राजस्थान में।
डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वन बाय वन हम इन सभी लेक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सांभर लेक की। सांभर लेक जो है इंडिया में आती है, हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी इस लेक की है। और जो सांभर लेक है राजस्थान की, ये लार्जेस्ट इनलैंड सोल्ट लेक है इंडिया की और एक्सटेंसिव सैलाइन वेटलैंड है। ओके, इनलैंड सोल्ट लेक है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे डल लेक की। जो डल लेक है ये मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेश वाटर लेक है, कश्मीर में ये आती है। ओके, सांभर लेक जो है ये क्या है, ये जो है सैलाइन लेक है। और डल लेक जो है ये फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक की अगर हम बात करें तो ये भी ब्रैकिश वाटर लेगून है जो फैला हुआ है पूरी खुर्दा गंजम डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा की। ओके, चिलिका लेक आती है ओडिशा में, डल लेक आती है कश्मीर में, सांभर लेक आती है राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इंडिया में है चिलिका लेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुलर लेक की। वुलर लेक जो है दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया एंड इट इज साइटेड इन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में ये आती है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आती है। ये लेक जो है फॉर्म हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। और इसमें जो रिवर में इस लेक में जो पानी आता है ये आता है झेलम रिवर से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is which one of the following is the first national park established in India? India में first national park जो establish हुआ था वो कौन सा था? Options are बांदीपुर national park, कॉर्बेट national park, वेलवेडर national park और पेरी national park. So the right answer is Jim Corbett national park. D is the right answer. ये कहाँ पे आता है? ये आता है उत्तराखंड में। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में, मीन्स आजादी से पहले। तब इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में आता है। बाय 1970 इंडिया में सिर्फ 5 नेशनल पार्क थे एंड देन 1972 में इंडिया ने इनेक्ट किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड प्रोजेक्ट टाइगर। किस लिए? सेफगार्ड के लिए हैबिटेट ऑफ कंजर्वेशन रिलायंस स्पीसीज। Now move to the next question. Next question is which one of the following processes of weathering belong to both mechanical and chemical weathering? इनमें से कौन सा प्रोसेस है वेदरिंग का जो दोनों से बिलोंग करता है, मैकेनिकल वेदरिंग से भी और केमिकल वेदरिंग से भी? ऑप्शंस आर क्रिस्टलाइजेशन, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन और कार्बोनेशन। तो द राइट आंसर इज ये प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन, इसे बोलते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जो है वेदरिंग का ये दोनों से बिलोंग करता है, मैकेनिकल वेदरिंग से भी और केमिकल वेदरिंग से भी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शील्ड बिलोंग टू। शील्ड जो है वो कौन सी इरा से बिलोंग करती हैं? ऑप्शंस आर सेनोजोइक इरा, मेसोजोइक इरा, प्री कैम्ब्रियन इरा और जुरासिक एज। तो इसका सही आंसर है जो शील्ड्स हैं ये बिलोंग करती हैं प्री कैम्ब्रियन इरा से। सी इज द राइट आंसर, प्री कैम्ब्रियन इरा। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। शील्ड जो है ये लार्ज एरिया होता है एक्सपोज प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन इग्नियस और हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक का जो फॉर्म हुआ था टेक्टोनिकली स्टेबल एरिया में। ये रॉक जो है काफी पुराने हैं, ओल्डर देन 570 मिलियन ईयर्स और समटाइम डेट बिटवीन 2 to 3.5 बिलियन ईयर्स। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉटिकल माइल इज इक्वल टू। नॉटिकल माइल जो है वो किसके इक्वल होती है? ऑप्शंस आर 5060 फीट, 5280 फीट, 6076 फीट और 6080 फीट। देखो काफी क्लोज है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपको तभी अटेम्प्ट करने चाहिए जब आप 100% श्योर हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नॉटिकल माइल जो है वो इक्वल है 6076 फीट के। ओके, सी इज द राइट आंसर। 1 nautical mile is equal to 6076 feet. Now move to the next question. Next question is which of the following is the longest mountain range? सबसे longest mountain range इनमें से कौन सी है? Options are Rocky Mountain, Alps Mountain, Himalayas और Andes Mountain. तो longest पूछा गया है, longest mountain range. longest mountain range है Andes Mountain. D. ये कहाँ पे आते हैं? ये आते हैं साउथ अमेरिका में। ओके, हिमालयस कहाँ पे आते हैं? हिमालयस आप सभी को पता है ये एशिया में आते हैं।
एल्प्स माउंटेन बताइए कहाँ पे आते हैं, रॉकी माउंटेन भी बताइए कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं नॉर्थ अमेरिका में और ये आते हैं यूरोप में एल्प्स। ओके, और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंडीज इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की जो है ये वेस्ट कोस्ट पे आता है, साउथ अमेरिका की वेस्ट कोस्ट पे जो है ये आते हैं माउंटेन्स। कौन से माउंटेन, एंडीज माउंटेन। ओके, जो एक्नागुआ है वो यहाँ का टॉलेस्ट माउंटेन है इस सीरीज का। जो एंडीज माउंटेन है यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, वो है एक्नागुआ माउंटेन। ओके, और ये वन ऑफ द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन है। और अगर सिंपली पूछा जाए कि सबसे टॉलेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो वो है सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछी जाए तो ये है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो किसका पार्ट है, ये हिमालयाज का पार्ट है। कहाँ पे आती है माउंट एवरेस्ट, ये आती है नेपाल में। Now move to the next question. Next question is बनिहाल पास is located on which range? जो बनिहाल पास है वो कौन सी रेंज में आता है? ऑप्शंस आर लद्दाख, पीर पंजाल, झास्कर रेंज और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ये आता है पीर पंजाल रेंज में। बी इज द राइट आंसर। पीर पंजाल रेंज में ये आता है। इसके बारे में डिटेल में हम बात कर लेते हैं। जो बनिहाल पास है ये माउंटेन पास है जो पीर पंजाल रेंज में आता है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 2832 मैक्सिमम एलिवेशन है इसका। ये माउंटेन रेंज कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को इन इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू द आउटर हिमालयाज एंड प्लेन ऑफ साउथ। ओके, कश्मीरी लैंग्वेज में बनिहाल का मतलब होता है ब्लिजार्ड। जो रोड है जम्मू कश्मीर से जो ट्रांसवर्स करता है बैनिहाल पास में until 1956 when Jawahar Tunnel was constructed under the pass. The road now passes through the tunnel and the Banihal pass is no longer used for the road transport. Okay, अब जो है रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बनिहाल पास का यूज नहीं होता है, अब जो है यूज होता है जवाहर टनल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is public sector asset rehabilitation agency has been conceptualized to। जो पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी है, शॉर्ट फॉर्म में इसे पैरा भी बोला जाता है, पैरा, ये जो है किस लिए कॉन्सेप्चुलाइज इसे किया गया था? ऑप्शंस आर टू डील विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, मैनेज आइडल एसेट हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया, वर्क टूवर्ड प्रमोशन ऑफ हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, या फिर रिहेबिलिटेट एम्प्लॉय ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो इसका सही आंसर है इसे जो है बनाया गया था डील करने के लिए विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट हेल्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक। सो द राइट आंसर इज ए। Okay, now move to the next question. Next question is what is the name of first registered COVID-19 vaccine? जो फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन बनी थी उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आर सीरम, कोरोनिल, कोवैक्सीन 4 और स्पुतनिक 5। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता ही होगा, तो इसका सही आंसर है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो है ये फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन है। किस कंट्री की ये वैक्सीन है? ये है रशिया की। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पुतनिक 5 जो है वो फर्स्ट रजिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर 25 ईयर द फर्स्ट पीस ट्रीटी टुक प्लेस बिटवीन इजराइल एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? 25 साल के बाद ये फर्स्ट पीस ट्रीटी हुई है इजराइल और कौन सी कंट्री के बीच में? ऑप्शंस आर ईरान, नहीं ईरान के साथ कोई पीस ट्रीटी नहीं हुई है। यूएसए के साथ तो पीस ट्रीटी की जरूरत ही नहीं है, इजराइल के ऑलरेडी ही अच्छे रिलेशन है यूएसए के साथ। पैलेस्टीन के साथ तो आप देख ही सकते हैं कि कितना खराब रिलेशन है, तो पैलेस्टीन भी नहीं होगा। तो आप एलिमिनेशन से भी आइडिया लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का, अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है। ये पीस ट्रीटी हुई है यूएई के साथ। सी इज द राइट आंसर। ओके, और ये जो है थर्ड कंट्री हो गया है। इससे पहले पीस ट्रीटी हुई है किसके साथ? जॉर्डन के साथ और इजिप्ट के साथ भी। अब हम डिटेल में हम बात कर लेते हैं इस पीस ट्रीटी का नाम क्या है। ये पीस डील हुई है जिसे अब्राहम एकॉर्ड भी बोला गया है। ये साइन हुआ है इजराइल और यूएई के बीच में, और यूएई जो है वो थर्ड कंट्री बन गया है आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन टू एग्री टू नॉर्मलाइज इट्स रिलेशन विद इजराइल। इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मलाइज करने वाला थर्ड कंट्री बन गया है यूएई। उससे पहले कौन है? इजिप्ट और जॉर्डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, इनमें से कौन सी बॉडी जो है वो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है? ऑप्शंस आर सेबी, आरबीआई, सिडबी और आईआरडीएआई। चारों बॉडी जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये अलग अलग फील्ड में काम करती है एज ए रेगुलेटर। आपसे पूछा गया है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर के बारे में, तो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है इनमें से सेबी, ए इज द राइट आंसर। अब हम ये चारों बॉडी काफी इंपॉर्टेंट है, तो वन बाय वन इन चारों बॉडी के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेबी के बारे में। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करती है सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट को इन इंडिया में। और ये किसकी जुरिस्डिक्शन में आती है? ये जुरिस्डिक्शन में आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, और स्टेट्यूटरी पावर इसे दी गई थी 30 जैन 1992 में। कौन से एक्ट के थ्रू? सेबी एक्ट 1992 के थ्रू। ओके, दोबारा हम बात कर लेते हैं। जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करती है सिक्योरिटी को और कमोडिटी मार्केट को इंडिया में। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की जुरिस्डिक्शन में आती है। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में। स्टैट्यूटरी पावर इसे दी गई थी 30 जैन 1992 में थ्रू सेबी एक्ट 1992। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई की। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और रेगुलेटरी बॉडी है। ये भी आता है जुरिस्डिक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, जो इंडियन रुपी की सप्लाई होती है, ओके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ ये रेगुलेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेटर होता है ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम का। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे सिडबी की। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए है ये, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, ओके, उनके लिए ये काम करता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस करता है, प्रमोट करता है, डेवलपमेंट के लिए काम करता है, किसकी? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की। ये भी किसकी जुरिस्डिक्शन में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, और इसकी जो है बहुत सारे ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द कंट्री, लेकिन हेडक्वार्टर है लखनऊ में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे आईआरडीएआई की। आईआरडीएआई दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या आप नाम से ही देख सकते हैं ये इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। स्मॉल इंडस्ट्रीज भी आप नाम से देख सकते हैं, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग है। ओके, आरबीआई का आपको पता ही था सेंट्रल बैंक है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन का भी आंसर कर पाते। अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में आईआरडीएआई के बारे में। ये भी रेगुलेटरी बॉडी है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। ओके, इसका टास्क क्या है? इसका टास्क है रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंश्योरेंस को और री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में। ओके, तो हमने चार बॉडी के बारे में बात किया। ये चार बॉडी कौन कौन सी थी? हमने बात की है सेबी के बारे में, आरबीआई के बारे में, एसआईडीबीआई के बारे में एंड देन आईआरडीएआई के बारे में। और ये चारों जो है कौन सी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये चारों बॉडी आती हैं, और चारों किसका काम करती हैं? रेगुलेटर का काम करती हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ओके, डिटेल में हमने इन चारों बॉडी के बारे में बात किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है होलसेल प्राइस इंडेक्स दैट इज डब्ल्यूपीआई। ये इंक्लूड करता है गुड्स और सर्विसेज को हुज प्राइस आर कैप्चर्ड एट होलसेल लेवल। नेक्स्ट है सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये इंक्लूड करता है सिर्फ गुड्स को और कंसिडर्ड करता है इन्फ्लेशन एट रिटेल एंड। रिटेल एंड पे ये इन्फ्लेशन को कंसिडर करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसमें इंक्लूड होते हैं ओनली गुड्स। ओके, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, सर्विसेज। ओके, इसलिए ये हो जाता है नाइदर वन नो टू। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट है इसमें 697 टोटल कमोडिटीज होती हैं, जिसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं जिनका प्राइस कैप्चर किया जाता है होलसेल लेवल पे। ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसमें इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाता है रिटेल एंड पे, और उसके साथ साथ इसमें सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 111 डील विद, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 है ये किसके साथ डील करता है? ऑप्शंस आर जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्यूनिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शंस और असेंट टू लेजिस्लेचर एंड विटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आर्टिकल 111 है ये डील करता है विद द असेंट टू लेजिस्लेशन एंड विटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों भी इंपॉर्टेंट है तो हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से आर्टिकल है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। जो आर्टिकल नंबर 61 है वो डील करता है इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देन आर्टिकल 72 ये डील करता है विद द जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन से जुडिशियल पावर है ये मेंशन है आर्टिकल 72 में। देन आर्टिकल नंबर 361 जो है वो डील करता है इम्यूनिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शंस। आर्टिकल नंबर 111 जो है ये डील करता है असेंट टू लेजिस्लेशन एंड विटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ये जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जुडिशियल पावर जो है वो कौन सा आर्टिकल के अंडर दी गई है? जुडिशियल पावर एंड देन प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 एंड जुडिशियल पावर आर्टिकल 72, इम्यूनिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्शन आर्टिकल 361। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके रिगार्डिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैन नॉट मॉडिफाई और रिप्लेस द पेरेंट लॉ इफ प्रोविजन ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कि किसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट पूछी गई है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग। ओके, तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन पार्लियामेंट कन्फर द लॉ मेकिंग पावर टू एग्जीक्यूटिव इट इज नोन एज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब पार्लियामेंट जो है लॉ मेकिंग पावर एग्जीक्यूटिव को देती है उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कैरीज आउट द डिटेल्ड स्क्रूटिनी ऑफ ऑल द रूल्स फ्रेम्ड बाय एग्जीक्यूटिव थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ओके, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं और आपसे करेक्ट पूछा गया है तो सही आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। ओके, तो इन स्टेटमेंट के थ्रू आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में भी समझ आ गया होगा। सेम थिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मेंशन है, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। सबसे पहले हमने बात की कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसे बोला जाता है? जो पार्लियामेंट कन्फर करती है लॉ मेकिंग पावर, किसको? एग्जीक्यूटिव को। ओके, एग्जीक्यूटिव के पास जो लॉ मेकिंग पावर आती है, पार्लियामेंट जो कन्फर करता है उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है। बेसिकली किसके पास पावर होती है लॉ मेकिंग पावर? लॉ मेकिंग पावर होती है बेसिकली लेजिस्लेचर के पास। ओके, लेजिस्लेचर के पास होती है, बट यदि वो पावर एग्जीक्यूटिव को दी जाए तब उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाएगा। और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है उसको वो मॉडिफाई नहीं कर सकती, रिप्लेस नहीं कर सकती पेरेंट लॉ को। किस केस में? यदि जो प्रोविजन है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ओके, उस केस में जो है वो पेरेंट लॉ को मॉडिफाई और रिप्लेस नहीं कर सकती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और जो कमेटी होती है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पे वो कैरी आउट करती है डिटेल स्क्रूटिनी सभी रूल्स के जो फ्रेम किए गए हो एग्जीक्यूटिव के द्वारा। किसके थ्रू? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के रिगार्डिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ये आर्टिकल बेस्ड है। यहाँ पे आर्टिकल दिए गए हैं और कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द आर्टिकल गिवन एंड देयर प्रोविजन। फर्स्ट आर्टिकल 164, जो आर्टिकल 164 है उसमें मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ईड एंड एडवाइस टू गवर्नर। नेक्स्ट आर्टिकल 163 अदर प्रोविजंस एज टू द मिनिस्टर्स। आर्टिकल 167 में मेंशन है ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नर एटसेट्रा। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा आर्टिकल सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओनली 3। ओके, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जो है वो वाइस वर्सा दिया हुआ है। क्योंकि जो 164 आर्टिकल है उसमें अदर प्रोविजन है एज टू मिनिस्टर एंड आर्टिकल नंबर 163 में मेंशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू ईड एंड एडवाइस टू गवर्नर। ओके,
So 3 only is the right answer. A is the right answer. Now move to the next question. उससे पहले एक्सप्लेनेशन में सेम थिंग मेंशन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन केस ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट। यदि डिस्प्यूट होता है एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, तो इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होगी? ऑप्शंस आर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न और स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये अथॉरिटी होती है प्रेसिडेंट के पास। डी इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, वो डिसाइड करते हैं डिस्प्यूट रिगार्डिंग द एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इस क्वेश्चन में आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट आएगा। ओके, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ये पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। यदि हाई कोर्ट के रिगार्डिंग हो तब आप मुझे आंसर बताएंगे कि तब ये पावर जो है अल्टीमेट अथॉरिटी तब किसके पास होती है? यदि एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट होगा। ओके, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है ये कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस का। क्या स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक जस्टिस एंड सोशल जस्टिस का, पॉलिटिकल जस्टिस नहीं है इसमें। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस का एम क्या होता है। इकोनॉमिक जस्टिस का एम होता है एलिमिनेट करना इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है सोसाइटी में उनको एलिमिनेट करना एम होता है इकोनॉमिक जस्टिस का। सोशल जस्टिस में इंक्लूड होता है ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स इक्वली विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन। बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना, ये होता है सोशल जस्टिस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है नॉट अनट्रू, कौन सी सही नहीं है, मतलब कौन सी सही है? नोट भी है और अनट्रू भी है। ओके, तो क्या हो जाएगा? ट्रू ही आपसे पूछा गया है बेसिकली। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ट्रू है 2 and 3। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। 2 and 3 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है कॉम्बिनेशन होता है इकोनॉमिक जस्टिस का और सोशल जस्टिस का। और इकोनॉमिक जस्टिस का एम होता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना जो सोसाइटी में प्रिवेल करती है विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी। एंड सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट करना बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शंस के, बेस्ड ऑन कास्ट, कलर और रेस। ओके, और पॉलिटिकल जस्टिस की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि जो भी सिटीजन है उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है इन एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड होल्ड देम एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एग्जांपल क्या है पॉलिटिकल जस्टिस का? पॉलिटिकल जस्टिस देखो, सब लोग जो है वोट कर सकते हैं। 18+ जो है यूनिवर्सल वोटर है, 18+ के बाद कोई भी वोट कर सकता है, कोई भी एमएलए एमपी बन सकता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट से या क्रीड से बनेगा, सबके लिए इक्वालिटी है और कोई भी किसी भी पॉलिटिकल ऑफिस में जा सकता है। तो ये पॉलिटिकल जस्टिस का एग्जाम्पल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड। जो रेनॉल्ड नंबर है वो किसका रेशियो होता है? इनर्शिया फोर्स और उसके साथ ग्रेविटेशनल फोर्स, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी या फिर सरफेस टेंशन। तो द राइट आंसर इज बी, डी, दैट इज विस्कस फोर्स, दैट इज विस्कोसिटी। ओके, रेनॉल्ड नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बाय विस्कस फोर्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है टिप ऑफ अ सेफ्टी मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ। जो माचिस की नोक होती है वो किस चीज से बनी होती है? ऑप्शंस आर एंटीमनी सल्फाइड, ग्लू एंड पाउडर्ड ग्लास, पोटेशियम क्लोरेट और ऑल ऑफ द अबव मेंशन। मतलब जो भी सब ऊपर मेंशन है उन सभी से ये बनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल मेंशन अबव, उपरोक्त सभी। डी इज द राइट आंसर।
यहाँ पे हम डिटेल से देख लेते हैं। जो हेड होता है सेफ्टी माचिस का, वो बना होता है सिंगल पार्ट से। एंड उसमें क्या क्या कंटेन होता है, उसमें होता है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, पाउडर्ड ग्लास, इनर्ट फिलर्स, एनिमल ग्लू, दे मे ऑल्सो इंक्लूड वाटर सोल्यूबल डाई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।